मुर्गी पालन वाले ससुराल में रसोई। शाम का समय है। माला अपनी मुर्गियों को घर के अंदर करने के लिए हाथों से इशारा करते हुए चिल्ला रही है। चलो अंदर चलो, कमला, बसंती, मुनिया, चंपा, सबके सब अंदर चलो, शाम हो रही है। माला उन्हें अंदर कर रही थी और मुर्गियां थी कि उसे परेशान कर रही थी। उसी समय पड़ोसन भूमिका और शोभना बाजार से सब्जियां लेकर आ रही थीं। तभी मोहल्ले में मुर्गियों की इतनी सारी बीट देखकर दोनों पड़ोसनें मुंह बनाते हुए कहती हैं, हे भगवान, इन मुर्गियों ने कितनी गंद मचा रखी है पूरी गली में। पूरी की पूरी गली बीट से सना रखी है इन लोगों ने। सही कह रही हो बहन, इन लोगों ने तो गली से आना जाना ही मुश्किल कर रखा है। इतने गंदे लोग हैं ये। बस सुबह शाम मुर्गियों की बीट देखकर तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। हाँ बहन, इन लोगों ने मोहल्ले को रहने के लायक भी नहीं छोड़ा है। चलो चलो बहन, जल्दी से यहाँ से निकले, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। ये सब सुनकर माला गुस्सा होते हुए कहती है, मुर्गियाँ मेरी है, लेकिन पता नहीं क्यों दिक्कत पड़ोसियों को होती है। अरे मेरी मुर्गियाँ हैं और मुझे उनके बीट से कोई दिक्कत नहीं है, तो इन लोगों को क्यों दिक्कत हो रही है? जब देखो तब मेरी मुर्गियों की ही बुराई करती रहती है। माला बड़बड़ाते हुए सारी मुर्गियों को घर के अंदर कर लेती है और दरवाजा बंद कर लेती है। माला को यूं बड़बड़ाता हुआ देखकर उसका पति कमलेश कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? क्यों ऐसे बड़बड़ा रही हो? क्या बताऊं जी, पूरे मोहल्ले की औरतें सुबह से शाम गली से जाते हुए मेरी मुर्गियों को देखकर मेरी मुर्गियों की बुराई ही करती रहती है। ऐसा लग रहा है जैसे मुर्गियां मैंने उनकी छाती पर छोड़ रखी हो। ओहो माँ, क्यों बड़बड़ा रही हो? पड़ोसन सही कह रही है, हमारी मुर्गियां सारे दिन बाहर बीट करती रहती है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता। तू तो चुप ही रहा कर, कोई काम कह दो तो एक बार में सुनती नहीं है और बातें दुनिया भर की करती है। चल अब जा, बाहर से मुर्गियां की बीट साफ कर दे। अब रीना मुंह बनाकर झाड़ू लेती है और बाहर निकलकर आंगन और गली साफ करने लगती है। साथ ही वो मन ही मन में सोचती है, हे भगवान, इतनी गंदी स्मेल आ रही है। माँ को भी यही मुर्गियां पालने का ही काम मिला था। सफाई करके रीना अंदर आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ मैंने सफाई कर दी है, आप जल्दी से खाना बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ हाँ बना रही हूँ, तू कुछ मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दे और कुछ को बाहर ही छोड़ दे। अब रीना घर के कोने में रखे एक छोटे से पिंजरे में कुछ मुर्गियों को बंद कर देती है और कुछ मुर्गियां बाहर यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। माला रसोई में जाती है और मिट्टी का चूल्हा जलाकर खाना बनाना शुरू करती है। साथ ही वो खाना बनाते बनाते गुनगुनाती है, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। तभी दो मुर्गियां माला के अगल बगल आ जाती हैं और परेशान करने लगती हैं। तब माला उन्हें डांटते हुए बोलती है, अरे कमला, बसंती, क्यों परेशान कर रही हो मुझे? खाना बना लेने दो, जाओ यहाँ से। तभी एक मुर्गी आटे में पैर रख देती है। माला गुस्सा होते हुए कहती है, ये बसंती आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है। अरे रीना, कहाँ गई तू? इन्हें ले जा जरा, खाना नहीं बनाने दे रही है ये दोनों मुझे। माला ऐसा कह ही रही थी कि तभी उसकी दो मुर्गियां और वहां आ जाती हैं और वो सब मिलकर माला को परेशान करने लगती हैं। तभी रीना आती है और मुर्गियों को वहां से भगाकर बाहर के कमरे में ले जाती है और साथ ही कहती है, अब मुर्गियां पालोगी तो वो तो परेशान ऐसे ही करेगी ना। खाना बनाने के बाद माला हॉल में आती है और अपनी मुर्गियों को अपने पास बुलाकर उन्हें उनका दाना देती है। मुर्गियां दाना खाने लगती हैं। तब तक गौतम भी घर में आ जाता है। माला गौतम से कहती है, अरे तू आ गया बेटा, आज मजदूरी मिली कि नहीं तुझे? नहीं माँ, आज मजदूरी तो नहीं मिल पाई, लेकिन साफ सफाई का एक छोटा मोटा काम मिला था, उससे मैं कुछ पैसे ले आया हूँ, ये रख लो। अरे बेटा, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। मैं सोच रही थी कि तू मजदूरी के पैसे लाएगा तो कल मैं दाल चावल आटा और तेल मंगवाऊंगी, लेकिन अब तो जब सेठ मुर्गियां खरीद कर ले जाएगा तभी ये सब कुछ मंगवा पाऊंगी। खैर जाने दे, तुम लोग बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। माँ, अगर आप कहो तो खाना खाने तक मैं सारी मुर्गियों को पिंजरे में बंद कर दूं। रीना बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है? तू मुर्गियां बंद कर दे, तभी तो हम चैन से खाना खा पाएंगे। आहा, मुर्गियां बंद कर दे। अरे छोटा सा तो पिंजरा है और पहले से ही उसमें मुर्गियां बंद है। अगर मैं सारी मुर्गियों को उसमें ठूस कर बंद कर दूंगी तो मेरी मुर्गियां ही मर जाएंगी। कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना लगा देती हूँ और मुर्गियों को देख लूंगी। आप लोग खाना खा लेना। अब माला हॉल में चटाई पर खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। माला मुर्गियों को बार बार भगाती है। तभी एक मुर्गी माला के कंधे पर चढ़ जाती है। माला गुस्सा होते हुए कहती है, अरे चंपा, जा यहाँ से, सबको खाना खाने दे। ऐसा कहकर माला मुर्गी को धक्का देती है। तभी खाना खाते हुए कमलेश कहता है, अरे इन मुर्गियों ने तो जीना हराम कर रखा है, हमें चैन से खाना भी नहीं खाने देती। सुनिए जी, मेरी मुर्गियों को कुछ मत कहना, बेचारी बिगाड़ती क्या है तुम्हारा, और मैं उन्हें भगा तो रही हूँ, तुम खाना खा लो। सभी लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह गौतम अपनी माँ को ढूंढता हुआ बाहर आंगन में आता है तो देखता है कि उसकी माँ मुर्गियों को गीला आटा खिला रही है। ये देखकर गौतम कहता है, माँ, मुझे मजदूरी पर जाना है, अगर देर होगी तो सेठ गुस्सा करेगा, तुम जल्दी से नाश्ता दे दो। हाँ बेटा, बस 5 मिनट, मेरी मुर्गियाँ भूखी थी इसलिए पहले उन्हें आटा खिलाने लगी थी,
हो ही गया, अब मैं तेरा नाश्ता बनाने जा रही हूँ। ये सुनकर गौतम वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रीना वहाँ आती है और अपनी माँ से कहती है, ये क्या है माँ, सुबह उठकर हम लोगों को नाश्ता देना चाहिए तो आप तो मुर्गियों को नाश्ता देने लग जाती हैं। पिताजी और मुझे भी बहुत भूख लग रही है और भैया को भी बाहर जाना है। ये ले, तू मेरी मुर्गियों को आटा खिला, तब तक मैं जाकर तुम लोगों के लिए नाश्ता बना देती हूँ। ऐसा कहकर माला रीना को आटा पकड़ा देती है और खुद नाश्ता बनाने के लिए अंदर चली जाती है। इधर रीना मुर्गियों को दाना खिला रही थी तो कुछ पड़ोसन मुंह बनाते हुए वहां से जा रही थी। रीना उन्हें देखकर मनी मन सोचती है, हे भगवान, हमें तो सारे मोहल्ले वाले इन मुर्गियों की वजह से बुरा कहते हैं। कोई भी हमसे बात नहीं करता, लेकिन माँ है कि सुनती नहीं। इधर माला नाश्ता बनाकर सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। तब तक रीना भी बाहर से आ जाती है। सभी लोग नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद गौतम मजदूरी पर चला जाता है और कमलेश बाहर घूमने चला जाता है। माला भी मुर्गियों का पिंजरा साफ करने में लग जाती है। तभी सेठ चुन्नीलाल दरवाजे पर आकर आवाज देता है, अरे माला, ओ माला, अरे कहाँ चली गई? अरे ला भाई, जल्दी से मुर्गियां दे। तभी माला बाहर आती है और कहती है, अरे सेठ जी आ गए आप? अरे हाँ हाँ आ गया हूँ, ये ले झोला, जल्दी से इसमें भरकर 12-15 मुर्गियां दे दे। हाँ सेठ जी रुकिए, मैं अभी दे देती हूँ। अब माला यहाँ वहाँ घूम रही मुर्गियों को पकड़ पकड़ कर झोले में भरती है और चुन्नीलाल को देते हुए कहती है, ये लीजिए सेठ जी, पूरी 12 मुर्गियाँ हैं, आप मुझे इसके पैसे दे दीजिए। अरे माला, मैं हमेशा देख रहा हूँ कि तू अपनी इन बड़ी 5 मुर्गियों को नहीं देती, भला ऐसा क्यों? ये इतनी बड़ी मुर्गियां हैं कि इनके तो अच्छे खासे दाम मिलेंगे। नहीं सेठ जी, ये कमला, चंपा, बसंती, धन्नो और मुनिया है। इन्हीं 5 मुर्गियों से मैंने मुर्गी पालन शुरू किया था, मैं इन्हें नहीं दे सकती। अरे ठीक है माला, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। ये ले 500 रुपए तेरी 12 मुर्गियों की। ये कैसे सेठ जी, बाजार में तो मुर्गियाँ 120 रुपए किलो बिकती है और आप मुझे 12 मुर्गियों के सिर्फ 500 रुपए दे रहे हैं। अरे थोड़े तो पैसे और दीजिए। अरे मैं तुझसे मुर्गियां खरीद लेता हूँ, यही बड़ी बात है, वरना तेरी मुर्गियां कोई नहीं खरीदेगा। अरे वैसे भी तेरी मुर्गियां पतली दुबली होती हैं, बाजार में इनके अच्छे दाम नहीं मिलते। अच्छा चल, अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर चुन्नीलाल वहाँ से चला जाता है और माला उन पैसों को देखकर बड़बड़ाती हुई घर के अंदर आती है। चलो 500 ही सही, कम से कम इनसे घर का राशन तो आएगा। घर में तो सारा राशन खत्म ही हो गया है। अरे रीना चल जरा झोला उठा, बाजार से सब्जियां और राशन ले आते हैं। अब माला और रीना दोनों बाजार जाते हैं। बाजार में सबसे पहले वो सब्जियां खरीदती है, उसके बाद किराने की दुकान पहुंचकर चावल और आटा भी खरीदती है। फिर थोड़े से पैसे बच जाते हैं तो माला कहती है, अरे रीना चल जरा सेठ चुन्नीलाल की दुकान पर चलते हैं, मुर्गियों का थोड़ा दाना भी खरीद लेंगे। ठीक है माँ, चलो चलते हैं। अब माला और रीना दोनों सेठ चुन्नीलाल की मुर्गी की दुकान पर पहुंचती हैं, जहां चुन्नीलाल मुर्गियां बेच रहा था। माला चुन्नीलाल से कहती है, सेठ जी जरा मुर्गियों का दाना दे दीजिए, ये पैसे बचे हैं 70 रुपए। अरे माला, तू इतने कम पैसे लेकर दाना खरीदने आ जाती है? तुझे पता होना चाहिए कि मुर्गियों का दाना बड़ा महंगा आता है। अरे दे दो ना सेठ जी, वैसे भी मुर्गियां दाना खाकर आएंगी तो आप ही के पास। अरे ठीक है, अब मैं तेरा परमानेंट मुर्गियां खरीदने वाला ग्राहक हूँ, इसलिए मैं तुझे थोड़ा सा दाना दे देता हूँ। अब चुन्नीलाल माला को मुर्गियों का दाना दे देता है। माला दाना लेकर वापस घर आ जाती है और अपनी मुर्गियों को हमेशा की तरह अंदर करती है और फिर उन्हें दाना डालती है। तभी माला देखती है कि मुर्गियों के पिंजरे में 2 मुर्गियों ने अंडे दे रखे थे। माला पिंजरे के पास जाती है और खुश होते हुए अंडे निकालती है और कहती है, अरे देख रीना, कमला और बसंती ने फिर से अंडे दिए हैं, ले इन अंडों को संभाल कर रख, इन सभी अंडों में से चूजे निकलवाऊंगी। रीना अंडों को ले लेती है और रसोई में एक डिब्बे में ला जाकर रख देती है। ऐसी समय बीत रहा था और माला मुर्गियों को पालकर उन्हें बेचकर अपने घर का खर्चा चला रही थी और घर वालों के साथ साथ आज पड़ोस के लोगों को भी माला की मुर्गियों से दिक्कत हो रही थी। एक दिन सभी लोग तैयार होकर मोहल्ले की एक शादी में जाते हैं। तभी माला और उसके परिवार को देखकर कुछ औरतें बातें करती हैं। अरे बहन, इन मुर्गी पालने वालों को किसने पार्टी में बुला लिया? भूमिका बहन लगता है आशा बहन जी ने इन मुर्गी पालने वालों को भी मोहल्ले के साथ साथ अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दिया है। देखो वो लोग इधर ही आ रहे हैं, चलो चलो हम थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं, कहीं वो हमसे बात न करने लगे। ऐसा कहकर शोभना और भूमिका थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। माला देखती है कि कोई भी औरत उससे बात करने को तैयार नहीं थी। माला के पीछे खड़ी मोहिनी नूतन से कहती है, बहन यही है ना माला जो आगे वाली गली में रहती है और मुर्गियां बेचती है? हाँ मोहिनी बहन, तुम तो मोहल्ले में नहीं आई हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। पूरा मोहल्ला जानता है कि उनके घर और आंगन में मुर्गियों की बीट पड़ी रहती है। बड़े गंदे लोग हैं, इसलिए तो इनसे कोई बात नहीं करता। ऐसा कहकर मोहिनी और नूतन भी वहां से चली जाती हैं। रीना और माला को यह सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो टाल देती हैं। तभी शोभा वहां आती है और उन लोगों से मिलकर बातें करती है। फिर कहती है, अरे माला बहन, उस लड़की को देख रही हो? उसका नाम चेतना है, उसके पिता सब्जियां बेचते हैं, मेरे ही रिश्तेदार की लड़की है। अरे अपनी गौतम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी, तुम चाहो तो उसे देख सकती हो। हाँ शोभा बहन, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात कही, लड़की भी सुंदर लग रही है। मैं पार्टी में ही उसके माता पिता से अपनी गौतम के बारे में बात करती हूँ।
लेकिन उन्हें मेरी मुर्गियों से कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं नहीं माला बहन, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है। वैसे भी तुम्हारा गौतम इतना अच्छा है कि कोई भी उसके लिए मना नहीं कर सकता। शोभा ऐसा कहकर चली जाती है। रीना खुश होते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ लड़की मुझे पसंद है, रुको मैं अभी भैया को बुलाती हूँ और आप उसकी माँ से शादी की बात कर लो। ऐसा कहकर रीना पार्टी के बाहर जाकर अपने भाई और पिताजी को बुलाकर लेकर आती है। सभी लोग चेतना की माँ से मिलते हैं। माला चेतना की माँ से कहती है, बहन जी आपकी बेटी हमें पसंद है, आप भी अपने बेटे से मिल लीजिए। अगर हमारा बेटा भी आपको पसंद आता है तो हम कल ही रिश्ता लेकर आपके घर आएंगे। हाँ बहन जी, शोभा बहन मुझे बता रही थी कि आपका बेटा गौतम बहुत अच्छा है, मुझे इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं, आप लोग तो कल ही रिश्ता लेकर आ जाइए। यह सुनकर चेतना और गौतम भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन गौतम का सारा परिवार चेतना के घर जाता है। नाश्ते के बाद माला चेतना के हाथों में कुछ पैसे रखकर रिश्ता पक्का कर देती है। मेहमानों के जाने के बाद चेतना अपनी माँ से कहती है, माँ मेरी होने वाली सास मुझे कुछ पैसे देकर गई है, ऐसा करती हूँ कि इन्हीं पैसों से चिकन ले आती हूँ और बना लेती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मुझे चिकन खाना कितना पसंद है। हाँ हाँ जानती हूँ, तेरे पिताजी सब्जियां बेच कर इतने पैसे नहीं कमा पाते कि तुझे चिकन खिला सको, इसलिए तो मैंने तेरी शादी पोल्ट्री फार्म वाले घर में तय की है ताकि तुझे रोज चिकन खाने को मिले। यह सुनकर चेतना बहुत खुश हो जाती है। समय बीतता है और कुछ ही दिनों में चेतना और गौतम की शादी हो जाती है। चेतना दुल्हन बनकर गौतम के घर आ जाती है। माला गौतम और चेतना की आरती उतारते हुए उसका गृह प्रवेश करवाती है। लेकिन जैसी चेतना अंदर आती है तो देखती है कि उसके आसपास मुर्गियां ही मुर्गियां घूम रही हैं। ये देखकर चेतना मुंह बनाते हुए कहती है, अरे माँ जी ये क्या, ये किसकी मुर्गियां हैं जो हमारे घर में घूम रही हैं? प्लीज इन्हें बाहर निकालिए, ये बीट कर देंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा ये मुर्गियां तो हमारे ही घर की है, हमारे साथ ही रहती है। वैसे तो चिंता मत कर, हमारे घर में एक हॉल, एक रसोई और एक छोटा सा बेडरूम है। तू बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेना, तब ये मुर्गियां अंदर नहीं आ पाएगी। हमें तो उनके साथ रहने की आदत है, धीरे धीरे तुझे भी पड़ जाएगी। माला की बातें सुनकर चेतना मन ही मन कहती है, ये भगवान, माँ ने कहा था कि मेरे ससुराल वालों के यहाँ पोल्ट्री फार्म है, लेकिन ये नहीं कहा था कि पोल्ट्री फार्म घर के अंदर ही चलता है। अरे गौतम बेटा, तू बहू को अपने कमरे में ले जा, थक गई होगी, आराम कर लेगी। हाँ जी पिताजी, चलो चेतना आओ कमरे में चलते हैं। अब गौतम चेतना को कमरे में ले जाता है। चेतना देखती है कि कमरे में एक छोटा सा पलंग रखा हुआ है। गौतम दरवाजा लगाता है और चेतना से कहता है, देखो ये हमारा कमरा है, हमारे घर में यही एक कमरा है जिसमें दरवाजा है और इसे बंद करने पर मुर्गियां अंदर नहीं आती। वैसे गौतम आप लोग घर में ही मुर्गियां पालते हो, फिर तो मुर्गियां बहुत परेशान करती होंगी। चेतना दरअसल कुछ दिनों पहले पिताजी को हार्ट अटैक आया था, इसलिए माँ उन्हें काम नहीं करने देती। एक अकेला मैं हूँ, मुझे कभी मजदूरी मिलती है कभी नहीं मिलती, बस इसलिए माँ मुर्गियां बेचकर घर चलाती है। इसलिए हमें मुर्गियों से होने वाली परेशानी झेलनी पड़ती है। वैसे माँ कह रही थी वो कोशिश करेंगी कि तुम्हें मुर्गियों से कोई दिक्कत न हो। इसी तरह चेतना और गौतम बातें करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन सुबह चेतना घर के बाहर बने बाथरूम में नहाती है और फिर तैयार होने के लिए अपने कमरे में जाती है। लेकिन तभी 3-4 मुर्गियां चेतना के कमरे में घुस जाती हैं और उसके आसपास घूमकर चिल्लाने लगती हैं। चेतना परेशान होकर उन्हें भगाने लगती है। अरे भागो यहाँ से, जाओ जाओ यहाँ से, मुझे तैयार होने दो, चले जाओ यहाँ से। तभी रीना वहां आती है और कहती है, सॉरी भाभी, आपने दरवाजा खोला तो मुर्गियां अंदर आ गई, मैं इन्हें बाहर कर देती हूँ, तब तक आप तैयार हो जाइए। ऐसा कहकर रीना सभी मुर्गियों को भगाकर बाहर ले जाती है। अब चेतना आईने में देखकर मेकअप करती है और तैयार हो जाती है। और फिर जैसे ही वो बाहर निकलने वाली होती है कि तभी मुर्गी की बीट पर उसका पैर पड़ जाता है। चेतना मुंह बनाते हुए कहती है, छी 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 छी, मेरे पैर तो गंदे हो गए हैं। ये भगवान, ऐसा करती हूँ पहले अपने पैर धो लेती हूँ। ऐसा कहकर वो अपने पैरों को थोड़ा ऊंचा उठाकर बाहर निकलती है और बाहर बने बाथरूम के सामने ही पानी से पैर धोने लगती है। तभी सामने से जा रही भूमिका और शोभना नई बहू को पैर धोते हुए देखकर आपस में बातें करती हैं। देख रही हो शोभना बहन, नई बहू के पैरों में मुर्गी की बीट लग गई है। हाँ बहन बेचारी किस्मत पर रोती रहेगी कि कहाँ मुर्गियों के बीच आकर फंस गई। बातें करते हुए भूमिका और शोभना वहां से चली जाती हैं। चेतना ये सारी बातें सुन लेती है और अपने आप से कहती है, सही कह रही थी वो औरतें, भला घर में मुर्गियां कौन पालता है। चेतना पैर धोकर अंदर आ जाती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, देख रही हो ना बहू, ये सारी मुर्गियां तुम्हें देखकर कितनी खुश हो रही है। और ये 5 मुर्गियां देख रही हो, ये कमला, चंपा, बसंती, धन्नो और मुनिया है। ये 5 मुझे बहुत पसंद है, इन्हीं से तो मैंने अपना पोल्ट्री फार्म का व्यापार शुरू किया था। अरे भगवान, अब तुम मुर्गियों की ही कहानी बताती रहोगी या बहू को पहली रसोई के लिए रसोई में भी भेजोगी? अरे हाँ हाँ बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। वो देखो सामने रसोई है, रसोई में जाओ और कोई चूल्हा जलाकर अपनी पसंद का खाना बना लो। और हाँ, मैंने सुबह ही मुर्गी कटवा कर 1 किलो चिकन रसोई में रख दिया है, तुम उसे ही बना लेना। वैसे तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि तुम्हें चिकन खाना बहुत पसंद है। जी माँ जी।
ऐसा कहकर चेतना रसोई में जाती है, चूल्हा जलाती है और सबसे पहले चिकन को अच्छी तरह धोकर साफ करती है। फिर उसमें कुछ मसाले और दही मिलाकर मैरिनेट करके रख देती है और फिर तेल में गरम मसाले का तड़का देती है और सारे मसाले डालकर उन्हें भून लेती है। उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन डालकर अच्छी तरह भून कर तैयार कर देती है। उसके बाद चेतना आटा गूंथती है। तभी 5-6 मुर्गियां वहां आ जाती हैं और उसके आसपास घूमने लगती हैं। चेतना के भगाने से भी वो नहीं भागती। तब चेतना कहती है, हे भगवान, इन मुर्गियों ने तो परेशान करके रखा है, चले जाओ यहाँ से। लेकिन मुर्गियां नहीं भागती। अब चेतना चावल, रोटी और खीर भी तैयार कर लेती है। तभी अचानक एक मुर्गी चेतना के कंधे पर चढ़कर बैठ जाती है और चेतना जोर से चिल्लाती है। तभी माला वहां आती है और चेतना के कंधे से मुर्गी को उठाते हुए अपनी मुर्गी से कहती है, अरे मुनिया, तुझे कितनी बार समझाया है कि रसोई में मत आया कर। अरे धनु, तू यहाँ क्यों मंडरा रही है? तूने अभी अभी बच्चे दिया है ना, चल जा अपने बच्चों के पास। माला अपनी सभी मुर्गियों को लेकर रसोई से जाती है और साथ ही पीछे मुड़कर चेतना से कहती है, चेतना बहू, मैंने लेकर जा रही हो, तो आराम से खाना बना ले, अब ये तेरे पास नहीं आएंगी। माला के जाने के बाद चेतना आटा देखती है तो उसमें मुर्गी के पंख दिखाई देते हैं। चेतना मुंह बनाते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, आटे में तो मुर्गी के पंख, अब इस आटे को एक तरफ रख देती हूँ और दूसरा आटा गूंथ कर रोटियां बना लेती हूँ। ऐसा कहकर वो उस आटे को एक तरफ रख देती है और दूसरा आटा गूंथकर रोटियां बना देती है। फिर वो चावल और खीर भी बना देती है। इसके बाद चेतना बाहर आती है और चटाई बिछाकर अपनी सास से कहती है, चलिए माँ जी, आप सभी खाने में बैठ जाइए, मेरा खाना तैयार हो गया है, मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सभी लोग बैठ जाते हैं और चेतना सभी का खाना लगा देती है। लेकिन मुर्गियां खाने के आसपास घूम रही थी। यह देखकर चेतना कहती है, माँ जी, मुर्गियाँ तो हमें खाना नहीं खाने देंगी, ऐसा कीजिए, इन्हें बाहर निकाल दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, सुबह से ही 3-4 कुत्ते बाहर घूम रहे हैं। रीना, ऐसा कर, सारी मुर्गियों को बहू के कमरे में बंद कर दे, जब हम खाना खा लेंगे तो कमरा खोल देंगे। अपनी माँ के कहने पर रीना सभी मुर्गियों को कमरे में बंद कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। खाना खाकर कमलेश खाने की तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह बहू, तुमने तो खाना बहुत ही शानदार बनाया है। खास तौर से ये चिकन तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। चेतना, मुझे भी चिकन बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो 2 पीस चिकन और दे दो ना। तब चेतना गौतम को 2 पीस चिकन दे देती है। सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं और फिर माला चेतना को 100 रुपए नेक के देते हुए कहती है, ये ले बेटा, आज सुबह सुबह ही मैं चुन्नी लाल को अपनी मुर्गी बेच कर आई हूँ, अब बहू की पहली रसोई पर नेक तो देना ही पड़ता है ना। चेतना माला को देखकर मुस्कुराती है। खाना खिलाने के बाद चेतना सारे बर्तन उठाकर धोने के लिए आंगन में ले जाती है। तभी रीना वहां आती है और कहती है, अरे भाभी, अभी भी तो आप आई हो और आपको बर्तन धोने की जरूरत नहीं है, आप उठो, मैं बर्तन धो देती हूँ, आप अपने कमरे में जाकर आराम कर लो। ऐसा कहकर रीना अपनी भाभी को उठा देती है। चेतना अपने कमरे में आती है और जैसे ही दरवाजा खोलती है तो देखती है कि मुर्गियों ने उसके कमरे में बहुत सारी बीट कर रखी थी। चेतना ये सब देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, हे भगवान, मुर्गियों ने तो मेरा पूरा का पूरा कमरा गंदा कर दिया है, मैं तो इसे साफ नहीं कर सकती, मुझे तो उल्टी ही हो जाएगी। तभी मुर्गियां उसके आसपास घूमने लगती हैं। देखकर चेतना गौतम को आवाज देती है, गौतम, कहाँ गए तुम? गौतम, इधर आओ। रीना भागते हुए अपनी भाभी के पास आती है और कहती है, भाभी, गौतम भैया तो अपने काम पर चले गए हैं। अच्छा, आप इन मुर्गियों से परेशान हो रही हैं, रुको, मैं इन्हें बाहर कर देती हूँ। रीना सारी मुर्गियों को भगाकर बाहर कर देती है और उसके बाद कहती है, भाभी, मैं मुर्गियों की बीट साफ कर देती हूँ, आप चिंता मत करो। रीना मुर्गियों की सारी बीट झाड़ू लाकर साफ करती है और फिर कहती है, ठीक है भाभी, मैंने सफाई कर दी है, अब आप अपने कमरे में आराम कर लो। ऐसा कहकर रीना बाहर चली जाती है और चेतना कमरे का दरवाजा बंद करके बिस्तर पर लेटकर मनी मन सोचती है। सोचा था पोटली फार्म वाले घर में शादी हो रही है तो खूब सारा चिकन खाने को मिलेगा। चिकन तो मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ जो परेशानी आ रही है ना, वो बहुत मुश्किल है। ऐसी सारा दिन बीत जाता है और चेतना शाम का खाना बनाने के लिए फिर से रसोई में आती है। तभी उसकी सास वहां आती है और कहती है, चेतना बहू, मैंने आधा किलो चिकन कटवा कर रसोई में रख दिया है, तुम आज चिकन की कोई अच्छी सी डिश बना लेना और हाँ, साथ में गर्मा गर्म रोटियां उतार कर खाना लगा देना। हाँ हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लूंगी। माला के जाने के बाद चेतना चिकन को धोते हुए अपने आप से कहती है, आज ऐसा करती हूँ कि चिकन 2 प्याजा बना देती हूँ, रात के समय 2 प्याजा और रोटी बहुत अच्छी लगेगी। चेतना चिकन धोकर एक तरफ रखती है और ढेर सारी प्याज काट लेती है। फिर वो चूल्हा जलाकर प्याज को तेल में तलने के लिए चढ़ा देती है। तभी वहाँ कुछ मुर्गियां आ जाती हैं और उसके आसपास घूमने लगती हैं। ये देखकर चेतना अपने आप से कहती है, हे भगवान, इन मुर्गियों ने तो परेशान कर रखा है, मुझे चैन से खाना भी नहीं बनाने देती हैं। तभी एक मुर्गी कूदकर चेतना की गोद में बैठ जाती है और उसे ध्यान से देखने लगती है। चेतना चिढ़ते हुए कहती है, अरे क्या चाहिए तुझे, चल जा यहाँ से, हट जा मेरी गोद से। ऐसा कहकर चेतना उस मुर्गी को उठाती है तो उसके नाखून चेतना के हाथ में लग जाते हैं। तभी माला वहां आ जाती है और चेतना को गोद से मुर्गी को उठाते हुए कहती है, अरे धन्नो, तू नई दुल्हन को परेशान कर रही है, चल जा यहाँ से। ठीक है बहू, तुम खाना बना लो, मैं मुर्गियों को लेकर जा रही हूँ। ऐसा कहकर माला सारी मुर्गियों को भगाकर वहां से ले जाती है और चेतना परेशान होकर वापस खाना बनाने में लग जाती है।
खाना बनाकर चेतना सभी के लिए खाना लगाती है। तब तक रीना सारी मुर्गियों को कमरे में बंद कर देती है। सभी लोग खाना खाते हैं, लेकिन चेतना मन ही मन सोचती है, हे भगवान, फिर मुर्गियां मेरा कमरा गंदा कर देंगी। सभी लोग खाना खाते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे चेतना को आए 1 हफ्ता भी बीत जाता है और वो हर दिन मुर्गियों की वजह से बहुत परेशान होती है। तभी एक दिन सुबह सुबह सेठ चुन्नी लाल आता है और माला से कहता है, अरे माला, अरे जल्दी से अपनी 10-12 मुर्गियां दे दे। माला सेठ से झोला लेती है और अपनी 10-12 मुर्गियों को पकड़कर झोले में भरती है और सेठ जी को दे देती है। सेठ जी उसे 400 रुपए पकड़ाकर चले जाते हैं। ये देखकर चेतना अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैंने देखा है कि आपने सेठ जी को 10-12 मुर्गियां दे दी है और उन्होंने आपको इतने कम पैसे दिए हैं, जबकि बाजार में तो मुर्गियां अच्छे रेट पर बिक रही हैं। क्या करूं बेटा, मोहल्ले में कोई हमसे चिकन खरीदता ही नहीं है। अब सब चुन्नी लाल ही खरीदते हैं, इसलिए हमें अपनी मुर्गियां उसे कम रेट पर बेचनी पड़ती है। लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम घर का खर्च तो चल ही जाता है। माँ जी, इन मुर्गियों को पालने के लिए हमारे पास कोई अलग जगह नहीं है क्या? घर में मुर्गियां पालने से इतनी परेशानी होती है और मोहल्ले वाले भी हमारे घर को देखकर मुंह बनाते हैं। शायद गंदगी की वजह से कोई आता जाता भी नहीं है। अगर हम मुर्गियों को अलग से रखें तो शायद मुर्गियां हमारे घर से ही बिकने लगे। हाँ बेटा, बात तो सही कह रही है, लेकिन हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम मुर्गियों के लिए बड़ा पिंजरा बनाकर पोल्ट्री फार्म वहाँ शिफ्ट कर सके। तेरे ससुर की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और अब तो जैसे इन मुर्गियों से होने वाली परेशानियों की मुझे आदत सी हो गई है। चेतना को अपनी सास की बात सुनकर बहुत दया आती है। वो मन ही मन सोचती है, बेचारी माँ जी ने कितनी मेहनत करके अपने घर को संभाला है। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन चेतना की सहेली कोमल चेतना को फोन करती है और कहती है, अरे चेतना, शादी की बात तो तू हमें भूल ही गई। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बताओ कैसी हो तुम? अरे हम तो अच्छे हैं। हम सोच रहे थे कि तेरे ससुराल आ जाए तुझसे मिलने के लिए। भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? आ जाओ तुम लोग, मैं घर पर ही हूँ। चेतना फोन रखती है, लेकिन फोन रखते ही आसपास घूम रही मुर्गियों को देखकर परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा ससुराल तो पोल्ट्री फार्म है। अगर मेरी सहेलियां यहाँ आई तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब मैं क्या करूँ? पीछे खड़ी रीना ये सारी बातें सुन लेती है। वो माला के पास जाती है और सारी बातें बताती है। तब माला चेतना के पास आती है और कहती है, चेतना बहू, रीना बता रही थी कि तेरी सहेली आ रही है, तू चिंता मत कर। सारी मुर्गियों को हम तेरे कमरे में बंद कर देंगे, फिर तू अपनी सहेलियों के साथ आराम से बातें करना और उनके जाने के बाद हम कमरा खोल देंगे। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद माला सभी मुर्गियों को चेतना के कमरे में बंद कर देती है। उसके बाद चेतना की सहेलियां आती हैं और चेतना उनसे बातें करती है। तभी रीना गरम गरम चिकन के पकौड़े लेकर आती है और अपनी भाभी और उनकी सहेलियों के सामने रखते हुए कहती है, लीजिए भाभी, चिकन के गर्मा गर्म पकौड़े खाइए। चेतना और उसकी सभी सहेलियां गरम गरम पकौड़ों का आनंद लेती हैं। तब चेतना की सहेली कोमल कहती है, चेतना, तुझे तो चिकन बहुत पसंद था। अच्छी बात है कि तेरी शादी पोल्ट्री फार्म वाले घर में ही हुई है। अब तो तुझे रोज चिकन खाने को मिलता होगा। हाँ कोमल, हमारे यहाँ तो रोज ही चिकन बनता है। तभी कमलेश वहां आता है। चेतना उन्हें अपनी सहेलियों से मिलवाती है। कमलेश सभी से बातें करते हैं। उसके बाद कहते हैं, अरे बहू, तुम अपनी सहेलियों से बातें करो, तब तक मैं तुम्हारे कमरे में जाकर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर कमलेश चेतना के कमरे की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सारी मुर्गियां बाहर आ जाती हैं और चेतना की सहेलियों के आसपास घूमने लगती हैं। 2-3 मुर्गियां वहीं बीट भी कर देती हैं। ये देखकर चेतना की सहेलियां मुंह बनाते हुए कहती हैं, चेतना, तूने ये तो नहीं बताया था कि तेरे ससुराल में पोल्ट्री फार्म है, लेकिन तूने ये नहीं बताया था कि तू पोल्ट्री फार्म के अंदर ही रहती है। भगवान, इन मुर्गियों के बीच तू कैसे रहती होगी। चलो हम चलते हैं, फिर कभी आएंगे। ऐसा कहकर चेतना की सारी सहेलियां जल्दी से उठकर चली जाती हैं। चेतना को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता है। रात को चेतना गौतम को सारी बातें बताते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि मुर्गे घर में क्यों रहती है। बाहर एक बड़ा सा पिंजरा बनाकर उसमें क्यों नहीं रखते हैं। मेरा तो जीना आराम हो गया इन मुर्गियों की वजह से, और आज तो मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। मैं समझ सकता हूँ चेतना, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द बाहर एक बड़ा सा पिंजरा बनवा सकूं। चेतना के बोलने की आवाज बाहर हॉल तक आ रही थी। ये सब सुनकर कमलेश परेशान होते हुए माला से कहता है, माला, हम अपनी गरीबी की वजह से इन मुर्गियों को घर में रखकर तो परेशान थे, लेकिन अब हमारी बहू भी हमारी गरीबी की सजा काट रही है। हाँ जी, आप सही कहते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, इसके सिवा कोई रास्ता भी नहीं है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन चेतना आंगन में जाती है तो देखती है कि चुन्नीलाल 12-15 मुर्गियां ले जा रहा है और उसने उसकी सास को सिर्फ 500 रुपए दिए। चुन्नीलाल के जाने के बाद चेतना अपनी सास से कहती है, माँ जी, आपको नहीं लगता कि हम सेठ जी को मुर्गियाँ काफी सस्ते दामों में दे देते हैं? अगर हम ये मुर्गियाँ खुद बेचे तो हमें अच्छे दाम मिलेंगे। हाँ बेटा, बात तो तू सही कह रही है, लेकिन हमसे मुर्गियाँ खरीदेगा कौन? मोहल्ले वाले तो मुर्गियों की वजह से ही हमसे बात नहीं करते हैं। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर बाहर लगवा दूंगी और हमारे यहाँ मुर्गी मिलती है ये लिख दूंगी। चेतना गौतम को फोन करती है और रात को मजदूरी के पैसों से एक बोर्ड बनवा कर लाने को कहती है।
रात को गौतम एक बोर्ड बनवा कर लाता है जिस पर लिखा होता है हमारे यहाँ मुर्गियां मिलती हैं। चेतना और गौतम मिलकर बाहर बोर्ड लगाते हैं। रीना भी उनकी मदद करती है। बोर्ड देखकर चेतना खुश होकर कहती है, ये हुई ना बात, अब हमारी मुर्गियां घर से ही बिका करेगी। कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन अभी तक कोई ग्राहक मुर्गियां लेने नहीं आता। माला चेतना से कहती है, देखा चेतना बहू, कोई नहीं आया ना मुर्गियां खरीदने, बस इसलिए मैं घर में मुर्गियां नहीं बेचती और सेठ को सस्ते दामों में बेचती हूँ। यह सुनकर चेतना नजर झुका लेती है। अगले दिन गौतम मजदूरी पर निकल रहा होता है, तभी चेतना उससे कहती है, अरे कहाँ जा रहे हो तुम? कभी मुझसे भी तो कुछ पूछ लिया करो कि मुझे बाजार में कोई काम है या नहीं। चेतना, मैं मजदूरी पर जा रहा हूँ, भला तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी? आप मजदूरी पर नहीं जाएंगे बल्कि मेरे साथ बाजार चलेंगे, वैसे भी कितना पैसा मिलता है मजदूरी से। ऐसा कहकर चेतना गौतम को अपने साथ बाजार ले जाती है और अपने पास रखे पैसों से बड़ी बड़ी टोकरियां और उन पर लगाने वाली जाली खरीद लेती है। फिर वो लोग घर आते हैं। चेतना अपनी सास को टोकरियां और जाली दिखाते हुए कहती है, माँ जी, टोकरियां और जाली देख रही हैं? हम इनमें मुर्गियां भरकर बाजार ले जाएंगे। हमारी मुर्गियां घर से नहीं बिकती तो क्या हुआ, बाजार से तो बिकेंगी ना। हाँ बेटा, सही कह रही है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। अब माला और चेतना मिलकर ढेर सारी मुर्गियों को 2 टोकरियों में भर लेते हैं और अपने अपने सिर पर रखकर बाजार जाते हैं, जहाँ जाकर चेतना अच्छे दामों में मुर्गियां बेचती है। शाम को वो लोग घर आते हैं तो माला कहती है, अरे वाह चेतना बहू, आज तो बहुत अच्छे दामों में मुर्गियां बिक गई हैं। माँ जी, अब आपको उस मक्कार सेठ को कम पैसों में मुर्गियां देने की कोई जरूरत नहीं है। अगले दिन जब चुन्नीलाल मुर्गियां लेने आता है तो माला उसे मना कर देती है और ये सुनकर चुन्नीलाल कहता है, अरे अगर तुझे मुझे मुर्गियां नहीं देनी थी तो याद रखना, तेरी मुर्गियां कोई नहीं खरीदेगा। वैसे भी तुम लोगों से कौन मुर्गियां खरीदता है? मैं ही हूँ जो तुम्हारा घर चला देता हूँ। देखता हूँ कब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। है ऐसा बड़बड़ाते हुए सेठ वहां से चला जाता है। अगले दिन भी चेतना अपनी सास के साथ टोकरियों में मुर्गियां भरकर बाजार ले जाती है और बेच देती है। कुछ दिन बाद चेतना बाजार से एक बड़ा सा मुर्गी का पिंजरा खरीद लाती है और सारी मुर्गियों को उसमें रखने लगती है, जिससे घर के आसपास सफाई रहने लगती है। एक दिन पड़ोसन वहां से गुजरते हुए कहती है, देख रही हो शोभना बहन, यहाँ तो काफी साफ सफाई दिख रही है। हाँ भूमिका बहन, और मैंने सुना है कि ये लोग काफी सस्ते में चिकन देते हैं। चलो आज हम भी इनके यहाँ से चिकन खरीदते हैं। भूमिका और शोभना माला के पास आती हैं और कहती हैं, अरे माला बहन, जरा हमें भी 1.5 किलो चिकन दे देना। माला बहुत खुश हो जाती है और उन्हें 1.5 किलो मुर्गी दे देती है। धीरे धीरे सारे मोहल्ले वाले वहीं से मुर्गियां खरीदने लगते हैं और उनका पोल्ट्री फार्म चल पड़ता है। फिर चेतना पास ही पड़ा एक बड़ा सा घर किराए पर लेकर वहां अपनी पोल्ट्री फार्म खोल लेती हैं और बाहर 2 लड़कों को बिठाकर चिकन की दुकान भी खुलवा देती हैं। एक दिन रीना अपने पोल्ट्री फार्म को बाहर से देखकर कहती है, भाभी, आपने तो हमारे घर की पूरी दिशा ही बदल दी और भैया और पापा को भी काम पर लगा दिया। अब तो मोहल्ले वाले हमारे बारे में सिर्फ अच्छी बातें करते हैं। समय बीतता है और चेतना का सस्ता चिकन पूरे गांव में मशहूर हो जाता है। जल्दी ही चेतना और उसके ससुराल वाले पोल्ट्री फार्म वालों के नाम से मशहूर हो जाते हैं। वो काफी अमीर हो जाते हैं और सुखपूर्वक अपना जीवन गुजारने लगते हैं।